सभी को नमस्कार। आज अपने जो है रीट का जो पेपर था शिफ्ट सेकंड में हुआ था उस पे मैंने बात करनी है। पर एक बात सबसे कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो में आए, जाने से पहले एक बात पर मेरी गौर करना आप। ये पेपर रीट का ज़रूर है, पर इसमें मैंने ये इस तरह से देखो, मैंने व्याख्या जो है साथ में संकलित की हुई है कि 12th और 6th और 12th क्लास का या 8th क्लास का या 10वीं क्लास का किसी भी क्लास से पेपर पूछा है एग्जामिनर ने। मैंने एनसीईआरटी के किसी भी गाइड की बात नहीं करूंगा, एनसीईआरटी के हूबहू सीधे फैक्ट एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे ग्रेड 3rd हो, 2nd ग्रेड हो, या हम 1st ग्रेड की बात करें। तो मैं आपको एक तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है और पढ़नी कैसे है। तो मैंने पूरा सोर्स साथ में मेंशन किया है कि ये प्रश्न अगर लिया गया है तो किस बुक से लिया गया है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। नए जो बच्चे पढ़ना अब जिन्होंने शुरू किया है या जिनको पढ़ते हुए 2 साल हो गए, साल हो गए, अब सालों से वो बैठे हैं, अभी तक उनके 6 से 12 की किताबें ध्यान में उनके याद ही नहीं है अच्छे से। उनको ये लगता है हाँ ये तो पढ़ लेंगे, गाइड में सारा आ गया, गाइड में हमने मोटे मोटे पोथे पढ़ रखे हैं। लेकिन आप इन प्रश्नों को जब मैं हल करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कहाँ से लिए गया, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। तो वीडियो में आए हो तो आप एक बार बने रहना वीडियो में। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक एक पूरे जो चारों ऑप्शन होंगे, पेपर को हल करने का तभी फायदा होता है जब उसके एक एक ऑप्शन पर बात की जाए कि ये किस प्रश्न का उत्तर है, ये किस प्रश्न का और ये किस प्रश्न का। तो आप एक बार वीडियो में बने रहें। इतने टाइम तक आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो एक बार मेरे कहने से आप जो है 15-20 मिनट की जो वीडियो है उस पर बने रहें। पहला प्रश्न जो है शिफ्ट सेकंड रीट में आया था। एक राजा अवंतीपुत्र एक राजा हुए और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। तो इसका अपन जिक्र करते हैं। पहली बात तो मैं आगे की स्लाइड में जो मैंने व्याख्या कर रखी है, आगे की स्लाइड में जितनी भी, तो उस व्याख्या में मैंने जितने भी संवाद हैं 6ठी क्लास में, चाहे 12वीं क्लास में, चाहे 8वीं क्लास में, वो सारे मैंने एक स्लाइड पे मेंशन कर दिए गए। अब इस प्रश्न का उत्तर तो है मंजिम निकाय। अब ये देखो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो कहेंगे ये तो हमें बात आती है, क्यों बता रहे, तो सबके लिए है। आप समझना, जिन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है उनको भी नई बातें मिलेंगी। त्रिपिटक जो है उसमें एक पिटक का नाम आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के आगे 5 भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, खुदक निकाय, मजिम निकाय और अंगुत्तर निकाय, और एक निकाय का नाम बच जाता है, वो है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। अब ये प्रश्न 6ठी क्लास की बुक में, 12वीं क्लास की बुक में सीधे डायरेक्ट दिए हुए हैं। अब देखो, सुत्त पिटक का भाग है, उसमें एक निकाय है मजिम निकाय। तो आपने याद कैसे रखना है, क्योंकि संवाद 12वीं में 6ठी में सारे मैंने एक पेज पर कर लिए हैं। तो याद रखने का तरीका देखो, ये आधा च आया, मजिम जब हम लिखते हैं आधा ज लिखते हैं, फिर झ लिखते हैं। तो ये इसमें आधा ज आया है, इसमें आधा च आया है, तो च छ ज एक ही वर्ग के हैं ये। तो आपने याद रख लेना, ऐसा सीन किसी में दीर्घ, खुदक, मध्यम, अंगुत्तर, संयुक्त, ऐसा किसी में कोई सीन नहीं बन रहा। जब भी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इन 5 में से ऑप्शन होंगे। तो च वर्ग का आधा च है और ज है, तो ये किस में है? मजिम निकाय में। अब आगे की स्लाइड में हम ये देखते हैं कि ये दीर्घ निकाय में क्या है। अंगुत्तर निकाय का आपने सुना होता है। अंगुत्तर निकाय में क्या है, ये तो 6ठी क्लास में भी दे ही रखा है। इसमें 16 महाजनपद हैं। अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये तो देखो प्रश्न अगर आ जाता है कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची है, तो अंगुत्तर निकाय। लेकिन अगर यहीं पर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची है, जैन ग्रंथ में एग्जामिनर पूछेगा जैन, कौन से जैन ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची है, आप बड़ा जल्दी जल्दी में लो, वो तो मानना आवई है। 1 नंबर ऑप्शन वो लिखेगा अंगुत्तर निकाय। आप हाथों हाथ A नंबर ऑप्शन अंगुत्तर निकाय घर आके देखोगे, उत्तर होगा क्या? भगवती सूत्र। नोट कर लेना, एनसीईआरटी के सीधे सीधे बिल्कुल आसान प्रश्न जरूर है। आगे आप आएंगे आपको पता चल जाएगा, जिन्होंने तैयारी भी की है धैर्य से बने रहे। भगवती सूत्र। फिर घर आगे के होगा? आल्यो। ओके ओके, चलो जी।
अब मैं व्याख्या पे आता हूं, इस प्रश्न की व्याख्या पे। लीजिए, सारे के सारे फैक्ट एनसीईआरटी के हैं। मजहिब निकाय वाला जो प्रश्न पूछा गया वो तो पूछा गया था 12th क्लास से, कि जो कच्चन के साथ संवाद है महात्मा बुद्ध वाला, वो संवाद जो वो 12th क्लास से लिया गया। ऐसे ही एक संवाद का, वार्तालाप का जिक्र किया गया है। अजातशत्रु का मंत्री है वस्कार। वस्कार जो है उसका जो है संवाद है महात्मा बुद्ध के साथ हुआ है, अजातशत्रु के मंत्री का। यह कक्षा 6 की बुक से लिया गया फैक्ट है। अब यह है किसमें? इसका उत्तर आएगा दीर्घ निकाय। कच्चन वाला संवाद आधा चय और आधे जय में मध्यम निकाय में चला जाएगा। तो अजातशत्रु के मंत्री वस्कार और महात्मा बुद्ध के मध्य वार्तालाप जो है किस बोध ग्रंथ में है? दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का। मान लो वो अंडर के जो भाग नहीं देता, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, इनके नाम नहीं देता, वो सुत्त पिटक दे दे तो सुत्त पिटक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो वार्तालाप था वो क्या था? बड़ा शानदार वार्तालाप था। महात्मा बुद्ध के पास जो उसका मंत्री जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करना था। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली में एक राजवंश था, नाम सुना होगा आपने, लिच्छवी। सारी काम की बातें हैं, सारे के सारे प्रश्न हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली में कौन सा वंश है? लिच्छवी। और इसी वंश के कौन थे? इसी जगह से जुड़े हुए कौन थे? महावीर स्वामी। वज्जी से जुड़े हुए थे महावीर स्वामी। समुद्रगुप्त की मां, समुद्रगुप्त जो राजा गुप्त वंश में आप पढ़ोगे, उसकी मम्मी भी लिच्छवी कुल की थी। अब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध अलग अलग गणराज्यों से, दोनों गणराज्यों से थे। ये तो है नहीं कोई गरीब आदमी था बाबा बन गया। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बहुत बड़े राजघराने से थे। ठीक है। तो अजातशत्रु कहता है मैंने वज्जी पर आक्रमण करना है। बुद्ध के पास भेजते हैं कि आप कोई मुझे आइडिया बताओ, अभी जाते ही हम उसको तहस नहस कर दें। वज्जी को वश में करना है। तो वज्जी और वस्कार वाला ये सारा बड़ा दीर्घ मसला था, बड़ा मसला था। तो ये दीर्घ निकाय में इसका जिक्र किया गया। फिर वो बुक में दिया हुआ महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर वज्जी के लोग नियमित सभाएं करते हैं, अगर वज्जी के लोगों में एकता है, मिलजुल कर शांति से रहते हैं, अगर वज्जी में महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं करता, तो वज्जी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो वो सारी बातें उसमें दी गई हैं एक एक करके। एक संवाद आता है बुद्ध का सिग्गल नामक गृहपति। गृहपति मुखिया भी अलग अलग इसके अर्थ आ जाते हैं 12वीं क्लास की बुक से। तो सिग्गल नामक जो गृहपति थे उसको महात्मा बुद्ध उपदेश देते हैं। यह उपदेशात्मक वार्तालाप 12वीं क्लास की बुक में दिया गया है। यह भी दीर्घ निकाय में मिलता है। तो सुत्त पिटक के भाग दिए हैं यहां दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब एक जिक्र आता है, यह भी जो है किसमें है? यह भी दीर्घ निकाय में है। अजातशत्रु जो है और बुद्ध जो है वो आपस में वार्तालाप करते हैं। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध को बड़ी शानदार स्टोरी है, क्योंकि जिस समय ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ये हुआ करते थे, कुल 63 जो है संप्रदाय हुए थे। उसमें एक आजीविक संप्रदाय भी था मोखली गोशाल का, और एक संप्रदाय और था अजित केस कंबलिन। इसका नाम था अजित केस कंबलिन। इनका एक संप्रदाय था जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं। तो अजातशत्रु बुद्ध के पास जरूर जाते हैं, पर अजातशत्रु उनको कहते हैं कि देखो मोखली गोशाल की कैसी जो है विचारधारा है, नियतिवादी। मोखली गोशाल ने कह दिया सब कुछ फिक्स है, नियत है, क्यों आगे के कर्मों की और वो टेंशन लेना कि आगे स्वर्ग में क्या होगा, नरक में क्या होगा। इसी तरह अजीत केस कंबलिन जो है लोकायत या भौतिकवादी परंपरा वाले, इन्होंने तो सीधा ही कह दिया क्या जो स्वर्ग और नरक ये लोक और आगे का लोक ऐसा कुछ ही नहीं होता। मानव जो है 4 तत्वों से मिलकर बनता है। अजित केस कंबलिन के अनुसार मरने के बाद मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि ये भी मिट्टी है और धरा पे तो मिट्टी है। और क्या है, जो गुस्से वाला अंश है आपका वो अग्नि में मिल जाएगा, जल वाला अंश जल में मिल जाएगा, और जो आपके श्वास की पूंजी है वो किसमें? वायु में मिल जाएगी। और मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगी, और बाद में राम नाम सत्य है।
सत्य बोलेगा तो ये हो जाएगा। तो आगे के लोग की किसी तरह की चिंता नहीं करनी, ये किसका कहना था? अजित केस कमलिन का। तो अजात शत्रु ये सारी बातें बताते हैं इनके बारे में कि उनका ये कहना है कि क्यों हमने ये कहना कि दान पुण्य करना है, सेवा करनी है, भजन बंदगी करनी है, आगे हमें कर्मों का फल मिलेगा। तो उनका तो ये कहना है कि आगे वाले कोई कर्म नहीं होते। मेरे वो शेर याद आ गया पंजाबी च कि रब तां नहीं आ मैं, मेरे गुनाह दी चादर चिट्टी है। रब तां नहीं आ मैं, मेरे गुनाह दी चादर चिट्टी है। मैं माड़े काम क्यों करा जदों होना अंत नूं मिट्टी है। तो ये सारे ने मिट्टी च ही मिलना है। तो ये सारा जो पहले प्रश्न की आपकी अच्छे से व्याख्या हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन से बौद्ध ग्रंथ में, बड़ा शानदार आसान प्रश्न, बौद्ध संघ मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किया गया। एक ट्रिक बताऊंगा, तीनों के तीनों आपके याद हो जाएंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें है नियम। कैसे पढ़ा जाएगा? विनय नियम, विनय नियम, विनय नियम, ये याद हो जाएंगे। फिर देखो सुत, सुत, सुत को ये सुत लिखते हैं सैसलेटी से और शिक्षाएं लिखते हैं शैशलगम से। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसमें है? शुद्ध पिटक में है। शिक्षाएं किसमें है? शुद्ध पिटक में है। और फिर आपका रह जाएगा अभिधम, अभिधम, धम ध से लिखते हैं और दर्शन द से लिखते हैं, धम ध से। तो अभी धम में दर्शन है, दम में दर्शन है, दम में दर्शन, द से दम, द से दर्शन। तो आपने याद रख लेना है 12वीं क्लास की बुक में और 6ठी क्लास की बुक में इन तीनों के बारे में अच्छे से एक एक चीज ही कि सुत्त पिटक में क्या है? शिक्षाएं है। विनय में क्या है? नियम है। अभिधम में क्या है? धम में है दर्शन। और फिर आ जाता है 4 नंबर ऑप्शन की जातक। अब मूल बात आती है कि जातक है क्या? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 600 कथाएं बताई जाती है, 550 से लेकर 600 के बीच। अब यह जातक जो है, पूछा जा सकता है कि जातक किसका भाग है? तो जातक जो है ना, जातक जो आपका था खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक का एक भाग था, 5 भाग थे, उसमें खुद्दक निकाय एक था। हमने तीनों पे बात कर ली थी, इस पे नहीं की थी। खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जुड़ी हुई हैं, उन कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कथाएं। लीजिए आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि जातक कथाएं क्या कुछ कह रही है। लीजिए जी, हाँ जी, खुद्दक निकाय का भाग है क्या चीज? जातक कथाएं हैं। त्रिपिटक का हिस्सा है, क्योंकि जो है खुद्दक निकाय अपने आप में ये किसका भाग है? ये है सुत्त पिटक का। खुद्दक निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का। त्रिपिटक का हिस्सा है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी या पिटारा। टोकरी कह दो या पिटारा। इस टोकरी में कौन कितने पिटक है? 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। और उसी सुत्त पिटक का हिस्सा है खुद्दक निकाय, और उसी में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई हैं, वो हैं जातक कथाएं। जितनी बात बोलूं सारी की सारी बातें एनसीईआरटी के तथ्य हैं। एक एक बात आप ये मान लो कि मैं तो नहीं कह रहा, एनसीईआरटी कह रही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के बोधिसत्व यानी कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म के जितने भी अवतार माने गए उनको नाम दिया बोधिसत्व के रूप में जो उन्होंने कर्म किए थे उनका जिक्र आता है। कहते हैं कि इतनी ये पूर्व जन्म की लगभग 550 से 600 के आसपास जो है कथाएं हैं। फिर क्या है? बुद्ध ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी इस बात पर ध्यान दे देना। मैं चलो यहां खड़े होकर प्रश्न पढ़ता हूं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जितने भी विद्वान है ना, जो ज्यादा पढ़े हुए हैं, जो फ्रेशर हैं, वो तो जो मैं बात पढ़ूंगा ये एनसीईआरटी को मान लेंगे, लेकिन वो विद्वता अपनी दिखाएंगे। वो क्या कहेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए जी पाली भाषा में। नहीं, अब एनसीईआरटी को सुनते हैं। बुद्ध ने जन सामान्य की भाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए। इस बात को ध्यान दे देना। क्यों?
कंफ्यूजन किस बात की है? क्योंकि बौद्ध धर्म का जितना साहित्य, एक प्रश्न आता है बौद्ध साहित्य हमें ज्यादातर किस भाषा में मिलता है, तब आएगा पाली भाषा। बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में है। लेकिन महात्मा बुद्ध, अभी आप देख लो, कोई उपदेशक आएगा, कोई संत महात्मा आएगा, वो अपने उपदेश आसान से आसान भाषा जो सबको समझ आ जाए उसमें देगा। तो जन सामान्य की भाषा क्या थी? प्राकृत, जो नेचुरल भाषा थी। भी जैन साहित्य किस भाषा में मिलता है हमें? प्राकृत भाषा में। लेकिन बौद्ध साहित्य हमें मिलता है पाली भाषा में। संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ है, लेकिन ज्यादातर जो है मूल साहित्य हमें पाली भाषा में मिलता है। लेकिन अगर उपदेश की बात आए कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो वो आ जाएगा प्राकृत भाषा में दिए। ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बौद्ध साहित्य हमें क्या है? पाली भाषा में मिलता है। अब नोट लगा के लिखा हुआ है, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा महायान। अब देख लो कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ था। बौद्ध धर्म कितने भागों में बंटा हुआ है? 2 भागों में। कौन कौन से? हीनयान और महायान। जैसे जैन धर्म कितने भागों में? 2। कौन कौन से? दिगंबर, श्वेतांबर। मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी, ठीक है। और ईसाई में बात करें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इस पे आते हैं हीनयान और महायान। एक बार रीट में और कई भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है कि महायान शाखा का उदय किस समय हुआ? कुषाण काल में, कनिष्क के समय महायान शाखा का उदय हुआ था। देखो, जो महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश थे उनको जो मानने वाले थे वो तो हीनयानी कहलाए, ठीक है। और जिन्होंने अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियों के अनुसार, अंग्रेजी भी अच्छी है मेरी, देखो, परिस्थितियों के अनुसार जिन्होंने परिवर्तन कर लिया, चेंजेस कर लिया, वो महायान कहलाए। क्योंकि बुद्ध ने अपने आप को साधारण मनुष्य माना था और बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जिन जिन ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लोगों ने उन्हीं लोगों की मूर्तियां बना के पूजा शुरू कर दी। महात्मा बुद्ध का एक बड़ा वो स्लोगन आपने सुना होगा, आत्म दीपो भवै, आप स्वयं प्रकाशमान हो। उस सिमरन सर एक दिन जिक्र कर रहे थे क्लास में, उनके पास खूब सारे मैसेज आए कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो हम वो जिक्र कर रहे थे, यही बात हमने तो सारी यही निकाला कि हम कौन होते हैं सिलेक्शन करवाने वाले, कि सर आपकी बुक ने करवा दिया, आपकी क्लासें लगाई आपने फ्री में। सिमरन सर ने रीट में कितनी क्लासें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई थी, एक जब हमने शुरुआत की थी। अभी भी बहुत सारा मटेरियल ऐप में, अगर कोर्स भी रखा है तो 299, 199 वो ऐप का जो खर्चा चलता है वही है। तो आत्म दीपो भवै का मतलब ये है हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं कभी भी, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फोन कर लेते हैं, सर गाइड कर दो, ये कर दो। कल को वो स्टूडेंट ये कहेंगे, गुरुजी थे तो निहाल कर दिया थे, बताओ मेल लाग गया। मैं क्या करियो भी, मैं हमने क्या है आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन, हम मार्गदर्शक हो सकते हैं, हम सिलेक्शन करने वाले, करवाने वाले नहीं हो सकते। इसलिए आज तक हमने अपनी किताब में ना किसी की फोटो छापी, ना कभी हमने वो बैनर बनवाए कि इतने सिलेक्शन दे दिए, नहीं। आपने मेहनत की और आप लग गए, बस इतना ध्यान रखना। मैंने एनसीईआरटी की बार बार बात कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को पढ़ लो, मूल किताबों को। पेपर, रीट वाले पेपर से पहले ना जितने भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहोगे, कमेंट करके बता देना, अगर आप कहोगे तो मैं 6 से लेकर 12 तक की किताबों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के व्याख्या सहित मैं यहां पर वीडियो में आपको हल करवा दूंगा। आपका कमेंट जो है उस पर डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं अपना समय जो है निकाल के, क्योंकि स्कूल जाना होता है, फिर इतना समय नहीं मिलता। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो मैंने इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो आप कहोगे तो वो मैं करवा दूंगा। जैसे वो एक बड़ी शानदार बात है, मैंने ये फ़ोन में ही पढ़ी थी खैर, कि बंद अलमारियों में किताबों ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट पे जो दोषी था, जो अपराधी था, उसका नाम लिखा, क्या? मोबाइल। तो मोबाइल की दुनिया से आपको पता है क्या लगता है? मोबाइल में हमें सार मिल गया, ये मिल गया, वो पढ़ लें। आप किताब को लेकर बैठो, पढ़ो। आपकी जोड़ी में, आपकी गोद में, लाइब्रेरी में बैठे हुए आपके टेबल के सामने अगर बुक होगी तो आपको सीधे सीधे फैक्ट नजर आएंगे। जब आप पेपर हॉल में बैठोगे ना, मोबाइल से पढ़ा हुआ डाटा पेपर हॉल में आपके दिमाग में नहीं आएगा। किताब का पेज हूबहू दिमाग में छप जाता है कि हाँ, ये बात उस पेज में यहाँ ऊपर या नीचे या मध्य में कहीं थी, यहां तक याद रह जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास का एक तथ्य है, जातक कथाओं के बारे में 6 से लेकर 12 क्लास की किताब में 3 ही तथ्य हैं, तीनों के तीनों मैंने डाल दिए। एक मातंग जातक कथा थी, जातक कथाओं के नाम है अलग अलग। इसमें क्या दिया है, चांडाल के रूप में बोधिसत्व की कथा का, तो प्रश्न आ सकता है रीट में, चांडाल के रूप में बोधिसत्व की कथा का वर्णन किस जातक कथा में मिलता है? ऑप्शन ए मातंग जातक, बी गणतिंदु जातक, सी वैशांतर जातक, या डी कुछ भी जातक दे देंगे वो। तो आपने ध्यान रखना है चांडाल वाला जो वर्णन मिलता है मातंग जातक में। एक है गणतिंदु जातक, इसमें क्या है, राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों को लेकर जो वर्णन मिलता है उसका जिक्र इसमें किया गया है। चलिए यहां कर लेता हूं इस स्लाइड को मैं। राजा और प्रजा के बीच जो संबंध है वो वैशांतर जातक में दिए गए, वो गणतिंदु जातक में दिए गए हैं। फिर है वैशांतर जातक, इसमें क्या है, सांची की मूर्ति कला में उत्कीर्ण दानी राजकुमार की कथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा इसको अगर जातक कथाओं में पूछता है तो मुझे ये लगता है एग्जामिनर को ये सांची की मूर्ति कला बहुत ही शानदार है। सांची के स्तूप के बारे में आपने पढ़ा होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ये दे देता है एलियट के अनुसार सबसे भारत में स्थित सबसे शानदार और सबसे बढ़िया स्तूप कौन सा है, ऑप्शन में ए आएगा सांची का स्तूप, लेकिन इसका उत्तर 12वीं की एनसीईआरटी के अनुसार इसका उत्तर है अमरावती का स्तूप। चलिए वैशांतर जातक में क्या है, सांची की जो मूर्ति कला है उसमें उत्कीर्ण दानी राजकुमार है, उसकी कथा का उल्लेख किया गया है वैशांतर जातक कथा में। चलिए ये आ गया। एलियट ने बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप किसको कहा है? अमरावती के स्तूप को कहा है। अमरावती का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट। स्तूप वाली बातें अब मैंने सिर्फ प्रश्न की जो व्याख्या है उनको मेंशन किया है, फैक्ट बहुत सारे हैं। फिर दूसरी बार कह रहा हूं, जिनको ये लगता है कि हम मेहनत नहीं कर सकते, सर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के हमें व्याख्या सहित फैक्ट उपलब्ध करवा दो तो मैं वीडियो करवा सकता हूं। सुत्त पिटक सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? बुद्ध की शिक्षाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थेरी गाथा, पहला प्रश्न तो बनता है थेरी क्या है, दूसरा प्रश्न है थेरी गाथा। जिस फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर 2015 वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें ही था ये प्रश्न, थेरी गाथा किसका भाग है? ए सुत्त पिटक, बी अभिधम पिटक, सी विनय पिटक, डी उपरोक्त तीनों या कुछ भी। अब तो 4-5 ऑप्शन आने लगे हैं, उसमें 4 आया करते थे। तो थेरी गाथा जो है वो सुत्त पिटक का भाग है। इसमें क्या है? भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का समूह है, भिक्षु और भिक्षुणियां जो होते थे उनके द्वारा। अब थेरी किसको कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। देखो अपने तो हिंदू धर्म में तो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति होगी, और उसके लिए जैन या बौद्ध है वो क्या शब्द यूज करते हैं? निर्वाण। जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उनको थेरी कहते हैं। और थेरियों की गाथा किस में मिलती है? सुत्त पिटक में मिलती है। सुत्त पिटक में और क्या है? सुत्त पिटक में और है बुद्ध की शिक्षाएं। चलिए विनय पिटक में संघ में रहने वाले जो आचार का मतलब वो अचार नहीं खाने वाला आम का, नींबू का, मिर्च का, वो आचार होते हैं नियम, बौद्ध धर्म के नियम है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों का संकलन किया गया है। कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले भी होते हैं, तो लेना हो तो ले लो, बाकी आप मैसेज कर देना, मैं जो है ये डाटा उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? देखो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना जो है राजस्थान में हुई है, बताना आप कमेंट करके अजमेर में हुई या उदयपुर में हुई। सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती जो है उनका ग्रंथ है। वैशेषिक क्या है? वैशेषिक जो है अपने आप में 6 दर्शनों में एक दर्शन है। वैशेषिक की रचना किसने की है? कणाद ने। बड़ा अच्छे से याद रहता है, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद, कै पे खत्म हुआ, कै पे शुरू हो गया। अच्छा 6 दर्शन कौन कौन से हैं? वैशेषिक हो गया, न्याय किसका है, सांख्य किसका है, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारे आगे मेंशन किए हुए हैं।
सांख्य कपिल का है, जैसे योग पतंजलि का है, न्याय गौतम का है, यहां लिख देता हूं, लो जी, न्याय गौतम का, ठीक है। सांख्य आगे वैसे स्लाइड है उसमें, चलो करवा दूंगा, आपका टाइम बच जाएगा। सांख्य कपिल का, योग तो सबको याद रहता है, पतंजलि कितने प्रोडक्ट आते हैं उसके, तो योग पतंजलि का है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा जो है वो है व्यास का, वो आगे आ जाएगा। फिर आता महाभारत की एनसीईआरटी में जो थोड़े बहुत तथ्य दिए गए हैं उसको मैंने मेंशन कर दिया। उपनिषद में 3 ही उपनिषदों का जिक्र 6 से 12 में आया है। छांदोग्य उपनिषद की कुछ बातें दी गई है, वो मैंने आगे स्लाइड पर मेंशन कर दी है, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लीजिए जी, ये सब अल्यो भाई टावरो, वैशेषिक की रचना किसने? कणाद ने। देखो अब छठी क्लास की बुक में से है ये प्रश्न आ गया, कौन सा 6 दर्शनों में सम्मिलित नहीं है, तो वैशेषिक आसान है। अब एग्जामिनर कैसे दे सकता है, ये इनके नाम लिख देगा, वैशेषिक, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा। आगे इनके ये जो इनको लिखने वाले हैं उनके नाम लिख देगा, ठीक है। कणाद, गौतम, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 5 ऑप्शन देके, ठीक है। या वो कह देगा सुमेलित करो, तो आपने वो कचड़ जो करते हैं हम ABCD, वो मिलाने होते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसी भी तरह दे सकता है, किसी एक का नाम देकर वो पूछ सकता है। उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहती है कि पूर्व मीमांसा किसका है और उत्तर मीमांसा किसका है। उत्तर मीमांसा की जगह वो वेदांत नाम भी दे सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने किसी गाइड का तथ्य नहीं लिया। इसके और नाम भी बहुत आते हैं, इनके भी बादरायण एक नाम लिख का आ जाएगा, इनमें से किसी का नाम है, तो वो मैंने कुछ भी नहीं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। पूर्व मीमांसा का लेखक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा का व्यास है। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके मन में आएगा षड दर्शन है क्या, 6 दर्शन है क्या, इसमें व्याख्या है, जीवन कैसे जीना है। भारतीय जो संस्कृति पौराणिक संस्कृति थी जिसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई थी, आसान भाषा में उनको समझाया गया है। तो कणाद ने अपना वैशेषिक लिख दिया, गौतम ने, मान लो 6 लोगों ने अपने 6 ग्रंथ लिख दिए। अब छोटी सी बात है, उसको भारतीय संस्कृति, भारतीय जो प्राचीन लोग थे उन्होंने उसको अच्छा माना अपने लिए और उनका नाम रख दिया, आप मान लो कि 6 दर्शन है, षड दर्शन है जी, और कुछ ही नहीं, ठीक है। उपनिषद जितना भी वैदिक साहित्य है, मेरे अनुसार क्या सभी लोग ये मानते हैं कि ज्ञान, असीम ज्ञान जो जिसमें भरा पड़ा है वो है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है, छठी क्लास की बुक में दिया हुआ है, गुरु के समीप बैठना। प्रश्न आ सकता है, आत्मा व ब्रह्मा एक ही है, नीचे ऑप्शन देगा वो किसके अनुसार, किसमें ये बात दी गई है, ठीक है। ये सारी बातें जो आत्मा व ब्रह्मा एक ही हैं, ये बात आएगी छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों के वो नाम दे देगा, क्या क्या नाम दे देगा, बृहदारण्यक उपनिषद दे देगा, छांदोग्य उपनिषद दे देगा, कोई और 2 नाम और दे देगा। उपनिषद बहुत सारे हैं, कुल 108 है ना। तो छांदोग्य उपनिषद में ये बात दी गई है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। और बड़ा शानदार किस्सा, छठी क्लास की बुक में से एक और संवाद आपके लिए हाजिर हो गया। शौनक अभिप्रतारिण नामक ऋषि, 2 ऋषि हैं, अभि और शौनक। क्या होता है सीन देखो, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कहानियां इनमें बहुत थी, मैं उसको स्किप करूंगा। ये बताता हूं, भिखारी आता है शौनक और अभि के पास, 2 ऋषियों के पास, और वो जो हम कहते हैं ना माते भिक्षम देहि, वो भिक्षा मांगता है, तो शौनक उनको मना कर देते कि आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। भिखारी कहता है क्यों नहीं मिलेगी, उनके पास हम वो ब्रह्मा की और आत्मा परमात्मा वाले उसमें लगे हुए, हमारे पास समय नहीं है, आप जाओ। तो उसने कहा आप किसको मानते हो? शौनक का उत्तर आता है कि हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं जी आत्मा को। तो उसने कहा आत्मा ब्रह्मा एक ही आत्मा को मानते हो, ये सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है, वही आत्मा मेरे में है, तो आप में और मुझ में और ब्रह्मा में और उस आत्मा में क्या फर्क रह गया। फिर वो शौनक जो है उसकी बात से खुश होते हैं कि हाँ भाई सभी में है तो ईश्वर। आज के समय की अगर हम बात कर लें, अगर आप ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, आप आस्तिक हो, तो देखो आपका टेंशन करना बनता ही नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो सब कुछ उस भगवान उसने जो फिक्स कर दिया वही होना है, तो फिर आप किस बात की टेंशन ले रहे हो जब उसने सब कुछ फिक्स ही कर रखा है। तो इसका मतलब हम दोगली बात कर रहे हैं, भगवान को मान भी रहे हैं
और उसकी बनाई हुई सृष्टि पर अगर कोई जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए, गलत काम हो जाए, हम टेंशन लेते हैं, जब हमें पता ही है कि सब कुछ उसने करना है। भाई मैं इस अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब सब कुछ पता है कि उसने बनाया, उसने, अब हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं, वो तो जमा ही अच्छो कौन लगा, तो की कौन नहीं है, जो भी है ना तो जमा निकम्मा बंदा है, आप कह देने। फिर उदों अपने आ सोच लिया करो भी जेड़े रब ने सानू बनाया है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसी परमात्मा ने इसे बनाया है। तो ये अध्यात्म की बातें हैं। छांदोग्य उपनिषद में, ये मेरे विचार अध्यात्म के विचार है, मैं सीधा बता दूं, भिखारी का ये संवाद छांदोग्य उपनिषद में। एक और ये जो है ना आत्मा की प्रकृति है, आत्मा की प्रकृति के बारे में किसमें वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में? क्या कहा गया है? आत्मा कैसी है? आत्मा नाम सुना है कैसी? देखो, धान, यव यानी कि जो, सरसों, बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी, लो पहले बीज का मां गिरी काटो, गिरी हुई छोटी, बड़ा आकार, मन के अंदर छुपी है आत्मा, तीनों लोकों से बड़ी है। लो, बड़ी का साइज भी बता दिया और सबसे छोटी कि बाजरे का दाना, दाने का गिरी है, गिरी वो जो है उसके साइज से भी छोटी है। तो छोटी में बता दिया, बड़ी में बता दिया, मतलब वो असीम है, कोई आकार नहीं है। ये सारी बातें, आत्मा की प्रकृति या आत्मा तीनों लोकों से भी बड़ी है, ये सारी बातें किस में मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। पवन जो बह रहा है निश्चय यह एक यज्ञ है, जो बहते बहते यह सबको पवित्र करता है। ये सारी बातें छांदोग्य उपनिषद में। अब 3 नंबर ऑप्शन जो था वो था महाभारत, उस प्रश्न का। महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत के बारे में बातें हमें ज्यादा मिलती हैं, वो मिलती हैं 12th क्लास में। क्या क्या बात मिलती है? पहली बात तो यही आती है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? ये नीचे की स्लाइड ऊपर ले आता हूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। लो भाई, राम जी बोलो करे थोड़ो भाई, अल चक दो फटे ले अभी महाभारत वाली जंग कराने लगे आप, आ जाओ जी। हाँ जी, महाभारत में पहली बात तो 12वीं क्लास की बुक में आती है कि समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? 1919 में तैयार किया। किसने? वी.एस. सुखथंकर है, ये वी.एस. सुखथंकर ने किया है ये तैयार। अब दिमाग में बात आएगी कि ये समालोचनात्मक संस्करण बड़ा भारी भरकम शब्द है, क्या है भाई? किसी भी कोई भाषा जो ग्रंथ है ना, पुराना जो भी लिखा हुआ, उसको उसके मतलब हम आलोचना नहीं कह सकते, विवेचनात्मक दृष्टिकोण जो होता है उसके बारे में अलग अलग रिसर्च करके, सर्च करके कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी ठीक है, इसकी और कौन सी व्याख्या की जा सकती है, ये सारा जो काम विवेचनात्मक रूप से होता है वो समालोचनात्मक, अच्छी बुरी दोनों बातें जो है व्याख्या दी जाती हैं, वो समालोचना होती है। ये 1919 में वी.एस. सुखथंकर ने की थी। महाभारत का रचना काल क्या माना जाता है? एनसीईआरटी के अनुसार 500 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष तक इसका रचना काल कहते हैं कि समय समय पर होता रहा। जैसे शुरू में इसमें 10,000 श्लोक थे और फिर 1 लाख श्लोक से भी ऊपर मसला चला गया है ना। मूल पाठ के रचयिता कौन थे? एनसीईआरटी में ये नाम आता है भाट सारथी। मूल पाठ के रचयिता कौन थे? उसको सूत कहते हैं। और सूत किसके लिए शब्द आया है? भाट सारथी। ये कहते हैं कि उसके मूल पाठ के रचयिता थे। पर जब हम साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की, तो साहित्य के अनुसार जो है महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, जो व्यास का नाम आता है। व्यास का नाम उत्तर मीमांसा में भी आया था, व्यास। तो व्यास जो है साहित्यिक परंपरा के अनुसार जो है मूल पाठ के, महाभारत के मूल पाठ के रचयिता व्यास थे। एक ये प्रश्न काफी पहले किसी कंपटीशन एग्जाम में आया था, भगवत गीता किसका भाग है? ये प्रश्न इसी तरह से आया था। तो भगवत गीता जो है महाभारत का एक भाग है। चलिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मोटरसाइकिल के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? मोटरसाइकिल का मतलब राजदूत, पहले एक मोटरसाइकिल आया करता था, बाइक, उसको राजदूत कहते हैं अभी। कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब पश्चिम एशिया के हम थोड़ा सा एक जिक्र कर देता हूं। देखो भाई, ऐसे हम बात करें तो
लो भाई, ये अपने भारत मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बना ना, अच्छा बना भारत। अब यहां मान लो मगध वाला जो साम्राज्य है, यहां पर कौन हुआ करता था? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। कौन हुआ करता था? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। ये सारा जो सीन है यहां से लेकर ये पश्चिमी पड़ता है हमारे लिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जितने भी आक्रमणकारी जो मौर्य काल में, गुप्त काल में यहां से आते रहे हैं। तो सिकंदर के बाद उसका जो है सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो ये वाला जो पोर्शन था, इस लो जी, इस पोर्शन, ये जो एरिया था, इस क्षेत्र का राजा कौन बन गया? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का जो चंद्रगुप्त मौर्य से आपने सुना होगा कि एक युद्ध भी होता है, ठीक है। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, प्रोपेनिस्डी, ये 4 भाग थे, 4 जगह थी। आज के नाम है काबुल, कंधार, हेरात। ये सारे दाइजे में दिए थे फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी जो टींगरी थी सेल्यूकस निकेटर की, क्या नाम था, बहुत पहले पड़ी हुई है, वो जो नाटक आता था उसमें जो थी ना अंग्रेजनी एक, वो राजकुमारी इसके साथ उसकी शादी की। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर उसको 500 हाथी उपहार में दिए। ये ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब थी पहले, उसमें इसका जिक्र आता था। वर्तमान किताबों में नहीं है तो हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यहां से ये राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जब ये युद्ध हुआ, युद्ध के बाद इसने दाइजे में 4 जगह दी, काबुल, कंधार, हेरात, ये जगह दी। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने उसको 500 हाथी खुश होकर उपहार में दिए थे। और इसने फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत एक भेजा था इसके दरबार में, उसका नाम था मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का भाई नाम है इंडिका। इंडिका किताब का जिक्र जो है 6ठी क्लास में नहीं मिलता, 12वीं में भी इसका जिक्र शायद नहीं मिलता। तो अगर ना याद रहे कोई बात नहीं, वैसे याद रख लेना। रीट के अलावा भी आपने पेपर देना है। तो मैगस्थनीज की रचना थी इंडिका। अब फायान का क्या सीन है, ह्वेनसांग का क्या सीन है, इस सिंह का क्या सीन है, चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं। लो भाई, ठीक है जी, ये हो गए। देखो मैंने लिखा हुआ है बकायदा पूरा, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये देखो संतवीर सर ने मेहनत की है भाई। देखो 6ठी क्लास का 9वां और 10वां अध्याय जो है, उसमें जिक्र दिया गया है कि ये जो था ना, कौन, फायान, ये जो है भैया, पहले उसको बाद में 1 मिनट होल्ड रखो। फायान के बारे में हमने मैगस्थनीज की बात कर ली, इसकी बात करते हैं फायान की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान जो है वो भारत आया था। ये पूछे जाते हैं, ये तो आप रटी लो, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय है। ह्वेनसांग है से ह्वेनसांग और है से हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। मैगस्थनीज जो है, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय बचा। फायान, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फर करता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। अब ये प्रश्न आ सकता है, फायान ने चीन वापस लौटने की यात्रा, चीन का यात्री है, भारत में आया है, और वापस जब जाएगा तो वापस लौटने की यात्रा अभी तक तो नहीं पूछा गया। एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक में दिया गया है कहां से यात्रा शुरू की है, बंगाल से। बड़े बड़े पोथे पढ़ लेते हैं, उसमें कई बार ये बात नहीं मिलती। ह्वेनसांग, अब इनके नाम तो ऐसे ही लिखे होते हैं, पता नहीं क्या है ना, तो ह्वेनसांग, शिंग शांग शुंग शिंग पांग चिंग, ये हर्ष के समय आया। ह्वेनसांग हर्ष के समय आया। ये भूमार्ग से वापस गया था। अब मैंने इसलिए उसको होल्ड रखा था। देखो पूछने को, जब 6ठी क्लास का फैक्ट है तो पूछने को एग्जामिनर सत्य में बातें नहीं दे सकता। कैसे? ह्वेनसांग लौटते समय जल मार्ग से वापस अपने देश चीन गया था, लो क्या कर लोगे, ठीक वो कठुआ क्यों भी, सत्य है, सत्य है, पाडियो पून में आज ही नहीं। फिर देखो कैसे ह्वेनसांग जो है भूमार्ग से वापस जाएगा, इसके विपरीत फायान जो है जल मार्ग से
आजकल पेपर का प्रश्नों का दौर चेंज, अच्छा सा एग्जामिनर बन गया ना, कोई अच्छा सा एग्जामिनर जिसने पेपर बना दिया, मेरे को बनाने दिया जाए, मैं ऐसी सत्य बातें डालूंगा भी। जब छठी क्लास की बुक में दे रखी है तो टफ कैसे हो जाएगी? तो मैं प्रश्न बनाऊंगा। अगर किसी को ये लगता है ना चैलेंज है, छठी की बहुत अच्छे से पढ़ ली या सातवीं जो भी बुक बता देना, पाठ बता देना, उसमें मैं प्रश्न दूंगा बना के, आप पूरे सही कर दो तो ठीक है जी। ह्वेनसांग हर्ष के समय भूमार्ग से वापस गया। इसने नालंदा में अपना अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बहुत ही मजेदार बात यह पूछी जा सकती है, जब सत्य में बातें, जब ह्वेनसांग भारत आया तो पाटलिपुत्र खंडहर बन चुका था। देखो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के समय, गुप्त साम्राज्य के समय मगध ने पूरी तरक्की की थी। पाटलिपुत्र से ही इन्होंने शासन संभाला था, अलग अलग राजधानियां और बनाई, तो पाटलिपुत्र का वर्चस्व हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब हर्ष का समय आ गया, मैं थोड़ा सा ना भाई एक सेकेंड, पीछे वाली स्लाइड पे लेके आता हूं मैं आपको, यहां स्पेस है। ठीक है, ये लो, ये हम मैप बनाते हैं दोबारा से। लो, हमने मैप बनाया है। देखो हिस्ट्री ना बड़ी शानदार तरीके से चली है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर देखो प्राचीन भारत की बात करता हूं, यहां पर वैदिक सभ्यता, धीरे धीरे सिंधु घाटी यहां थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास, फिर वैदिक सभ्यता जो है थोड़ा सा आगे बढ़ती है, गग्गर और उसके आसपास हम बात करते हैं। इस तरफ उत्तर वैदिक काल में ये लोग यहां बढ़ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है, महाजनपद काल शुरू हो जाता है। भी उत्तर वैदिक काल में प्रश्न आया था 2015 जो पहली रीट हुई थी, उसमें प्रश्न आया था उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान था गंगा और यमुना दोआब, गंगा और यमुना दोआब। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद जो काल आता है उसको हम महाजनपद काल कहते हैं। इसी तरह रीट में है, थर्ड ग्रेड में है और ग्रेड सेकंड में है, जिसमें भी आप बात करो तो गंगा यमुना दोआब। फिर महाजनपद आए। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 में सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन था? वो था मगध। सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था साथियों? वो था मगध था। अब छठी क्लास की बुक और 12वीं क्लास की बुक में दिया गया है, पढ़ लेना बुक को अच्छे से। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? उसमें एक लाइन दी होगी कि बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शक्तिशाली होने का कारण था अजात शत्रु, शिशुनाग और जैसे जो राजा थे उनकी नीतियां थी। अजात शत्रु, शिशुनाग, गंगानंद उनके नाम दिए गए हैं, जिनके भी महापद्मनंद वगैरह, तो उनकी नीतियां थी। वैसे मगध के शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण हैं कि उसके आसपास जो है खनिज थे, खाने थी, मगध में हाथी हुआ करते थे, ये सारी बातें थी। अब मगध यहां आ गया। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हुआ करती थी। जैसे ही मौर्य आए, मौर्यों ने यहां से काम किया, मौर्य चले गए। मौर्योत्तर काल में थोड़ा थोड़ा इनका वर्चस्व बना रहा, गुप्त काल में भी इसका वर्चस्व बना रहा। जैसे ही गुप्त काल खत्म हुआ, गुप्त काल के बाद बायडा के वो थान बताऊं जे मैं ओ ले लिया पा। चलो गुप्त काल के बाद क्या हुआ कि जो था हर्ष आ गया। गुप्तों के बाद ये क्रम है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, गुप्तों के बाद यहां पर आ जाएगा हर्ष। हर्ष क्या है? हर्ष थानेश्वर का था, हरियाणा का था, लेकिन हर्ष की जो बहन है उसकी शादी हुई थी कन्नौज में। तो मगध के बाद जो है भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास कहां ठहर जाता है? यहां पर। यहां जगह कौन सी बनती है? कन्नौज। यहां जगह कौन सी बनती है जी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन कहां का राजा था? कन्नौज और थानेश्वर दोनों का। तो जिस समय ह्वेनसांग आया, पाटलिपुत्र खंडहर में तब्दील था, क्योंकि भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु कौन सा बन चुका था? कन्नौज। अब मगध और पाटलिपुत्र के दिन चले गए। तो धीरे धीरे देखना प्राचीन हिस्ट्री सारी की सारी इस गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र से चलेगी, और जैसे ही मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा वो दिल्ली से चलेगा। ठीक है, दिल्ली से चलेगा। इस तरह से ये शासन चलता रहता है। चलिए
स्पीड में जरूर समझाया हो सकता है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है ये स्टोरी को एक बार जरूर देख ले में। चलिए, ये व्याख्या हो गई थी, ये व्याख्या कर रहे थे ना आपने। चलिए, जरूर टाइम जरूर लग रहा होगा, वीडियो आपको बड़ी लगेगी, लेकिन आप इत्मीनान से जरूर देखें इस वीडियो को, बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आ जाएगा। चलिए, ह्वेनसांग ये बात हो गई। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 जो है 6th क्लास का, उसमें दिया गया है मैक्सनीज किसके समय आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका किताब लिखी है। चलिए, मैक्सनीज अब देखो ये प्रश्न आ सकता है कि राजा हथियारबंद महिला अंगरक्षकों के साथ रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैक्सनीज बड़ा शानदार लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जहां रहता था उसके आसपास महिलाएं तलवार, बर्छी, भाला, तीर, तोप तो क्या है ना, तो ये सर हथियारबंद महिला अंगरक्षक हुआ करती थी उसकी महिलाएं। और क्या कहते हैं कि वो एक कमरे में 2 रात से ज्यादा नहीं रुकता था। चंद्रगुप्त मौर्य किसी पे भरोसा नहीं करता। राजा की बात कर रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य की कर रहा होगा कि 2 रात से ज्यादा एक जगह नहीं, आज इस कमरे में रुका है, उसको भरोसा ही नहीं था कि उसके आसपास का पता नहीं कौन कब उसको मार दे। राजाओं की जिंदगी ऐसी होती है, इसलिए भाई मैं राजा नहीं बना, ठीक है ना, डर ही डर रहता है, तो इसलिए मैं मास्टर बन गया फिर, ठीक है। तो एक कमरे में 2 रात से ज्यादा वो रहता नहीं था। फिर बात आती है मैक्सनीज ने, देखो प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है। मान लो पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज और द्वार थे? आसान है, 570 बुर्ज, 64 द्वार, आप बता दोगे। लेकिन अगर उसने पूछ लिया पाटलिपुत्र में किस विदेशी यात्री के अनुसार पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे? ऑप्शन ए फायान, मैक्सनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग। क्या करोगे फिर? पर वहां सेंस आपको लगाना चाहिए। क्या तरीका बताता हूं। पाटलिपुत्र की जो बात आएगी, सिर्फ खंडहर की बात आएगी, पाटलिपुत्र खत्म हो गया तो ह्वेनसांग आएगा, क्योंकि जब ह्वेनसांग आया तब बात होगी कनौज की, हर्ष की, नालंदा विश्वविद्यालय की। अगर पाटलिपुत्र की बढ़ाई की जा रही है तो ह्वेनसांग उत्तर नहीं हो सकता। भी एक लॉजिकली बात है, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र तो खत्म हो गया था। तब उत्तर क्या आएगा? फायान, मैक्सनीज आएगा। फायान तो बाद में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो मैक्सनीज हो गया। चलो, ये आ गया फाशियान। अब अछूते नहीं है, ये है अछूत। अब इसका सीन बताता हूं मैं। यहां ना 2 बातें हैं, एक ह्वेनसांग ने कही है और एक फायान ने कही है। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है फायान वाली बातें बहुत बच्चों को आती हो, आप बड़े ब्रिलियंट, अगर कोई हिस्ट्री व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी वीडियो ये बड़ी शानदार रह सकती है। पर व्याख्याता वाले सोचेंगे रीट का पेपर मारे के काम को, तो भाई थारी मर्जी है, क्या कर सका। लो जी, चलिए, ये अछूत है। आ लो, अठे एक और लिख लो, लिया मार दिया। चलो बाबा, चलो जी, अछूत है। फायान का ये मानना था, फायान जब आता है गुप्त काल के समय अपने भारत की यात्रा पर आता है, तो फायान ये देखता है कि जो अछूत हुआ करते थे छोटी जाति के, उनको उसने अछूत किसको कहा है? अछूत कहा है चांडालों को। चांडाल जो हुआ करते, चांडाल फिल्म है मिठुन चक्रवर्ती की, वो उसमें ही रहता है, वो शमशान में, कब्र में ही रहता है ना, हाँ वही रहता है। तो चांडाल जो थे उनको ये कहता है अपने फायान अछूत, और वो ये कहता है बड़ा शानदार सीन कि ये जो लोग हुआ करते थे ये नगर के बाहर रहते थे, और अगर उनको नगर में आना था हाँ जी, तो वो कहता था कि अगर इनको नगर में आना होता तो करताल वगैरह बजाकर या लकड़ी से आवाज देते हुए आते, ताकि गांव के लोगों को पता चल जाए कि अछूत चंडाल लोग आ रहे हैं। वो अपने गेट वगैरह बंद कर देते, इनका दर्शन, इनको देखना भी बड़ा बुरा माना जाता था। ये सीन जो है फायान कहता है, देखो किसी समय हम, ठीक है भारतीय संस्कृति अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार तो हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव भी तो हुआ है। भारतीय संस्कृति अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक ये भी सोचने वाली बात है कि इंसानों के साथ ऐसा कुछ होता रहा है कि उनको छूने लायक नहीं, अछूत समझा जाता है। उनको खड़ताल बजा के, लकड़ियों को बजाते हुए ये कह के आना पड़ता था कि हमारी एंट्री हो रही है, अभी घरों को बंद कर लो, ठीक है। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए अछूत शहर के बाहर रहते थे और जब भी आते थे तो लकड़ी के टुकड़े या खड़ता, अब देखो 6ठी क्लास की बुक में यह दिया हुआ है
कि अछूत अगर शहर में आते तो लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते हुए आते। ये ऐसा प्रश्न भी दे सकता है। और ऐसा भी दे सकता है करताल बजाकर सड़कों से गुजरते। करताल बजाकर, ये शब्द 12वीं की बुक में, मैंने देखो कितनी मेहनत की है भाई, तालियां बजाओ मेरे को सुन जाएगी। करताल बजा के ये 12वीं क्लास की बुक में है। चलिए, ऐसी एक बात ये कहता है वेनसांग, इसने कहा मैं क्यों कम रहूं भाई, इन्होंने तो भारत का करना तो देखो आलोचना ही करनी थी और क्या करना था। ये कहता है कि वधिक और सफाई करने वाले नगर के बाहर रहते थे। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। वधिक और सफाई करने वाले नगर के बाहर रहते थे, ये कौन कहता है? अवेनसांग। अछूत शहर से बाहर रहते थे या करताल बजाते हुए आते थे, लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते आते थे, ये फायान कहता है। वधिक और सफाई करने वाले नगर के बाहर रहते थे, ये कौन कहता है? हवेनसांग। हवेनसांग किसके समय है? हर्ष के समय। फायान किसके समय है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। मैक्सनीज किसके समय है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए, और लो रे 9 नंबर प्रश्न। चलिए, हाँ जी, अब ना इस पर मैंने बड़ा विचार किया भाई, अरिकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य। अब अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि ये हमारे सिलेबस में कहां से आ गया भाई। सिलेबस का रीट में देखेंगे या आप 3rd ग्रेड में देखोगे एसएसटी वाले पार्ट में, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सिलेबस में है। पर अरिकामेडू का जिक्र ना गुप्तोत्तर काल में भी आता है भाई, गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल हमारे सिलेबस में दिया गया है। वैसे तो अरिकामेडू जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार होता था। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो वो तो मौर्य के आसपास ही, मौर्य से पहले आप उनका पतन हो गया, तो अरिकामेडू का। लेकिन गुप्तोत्तर काल में भी यहाँ कुछ अवशेष मिलते हैं, अरिकामेडू में कुछ चीजें मिलती हैं। तो अरिकामेडू के विषय में सत्य कथन, यह पुडुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही है। अरिकामेडू महत्वपूर्ण पतन था, हाँ सही है, बंदरगाह था, ये पुडुचेरी में था। और यहां एम्फोरा एक विशेष पात्र होता है, एम्फोरा, जिसमें कोई पेय पदार्थ समझ गए आप, सुरा, ठीक है, वो जिक्र आता है उसमें, वेदों में जिक्र आता है, हिमालय की मूंजवत पहाड़ी से लाया जाता था सोमरस। 9वां का पूरा अध्याय जो है अपने उसमें ऋग्वेद के उसमें सोम देवता को समर्पित है, वो रखा जाता था। एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 1, 2, 3 इसका उत्तर है। पुडुचेरी में स्थित था, महत्वपूर्ण पतन था, और यहां एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। चलिए लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। देखो 3 ही प्रश्न और रहे हैं। रीट की अगर बात करें, एसएसटी की नहीं, एसएसटी का सेम सिलेबस तो सेम ही है, 3rd ग्रेड का और रीट का। रीट में 15 प्रश्न, 60 में से 15 प्रश्न जो है ना हिस्ट्री वाले पार्ट में आएंगे। तो ये सारे मैं करवा दूंगा, अच्छे से देख लेना आप भाई। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग किस राजा के दरबार में? हर्ष के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बताओ चंद्रगुप्त मौर्य, मैक्सनीज। और अगर यही होता चंद्रगुप्त द्वितीय तो क्या हो जाएगा? फायान द्वितीय। देखो याद करने का तरीका, अभी हाथों हाथ ट्रिक बन गई, देखो गर्मा गर्म ट्रिक आई है। मैं देखो फै से 4 होता है, फै से 4 होता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो द्वितीय में 4 आएगा। फै से 4, द्वितीय में 4 आएगा। और चंद्रगुप्त जो नॉर्मल चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय वो आ जाएगा। है से हर्ष, है से वेनसांग आ जाएगा। समुद्रगुप्त की कोई बात मैं नहीं करूंगा। समुद्रगुप्त की मम्मी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त जिसको वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, 7वीं की बुक में इसका, 6ठी की बुक में इसका जिक्र मिलता है। समुद्रगुप्त वो जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त वो जिसका जो है दरबारी कवि जो था वो अपने हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। ये बातें तो आपको बहुत सारी बताई जा सकती हैं, पर हम सिर्फ इसके अंदर अंदर रहेंगे। हर्ष की बात होगी। कनिष्क की बात मैंने ये कही थी कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है वो उदय हुआ था। चलिए जी
10 नंबर प्रश्न मैंने स्पीड में बोल दिया, तो आप ये मत सोचना समुद्रगुप्त के बारे में। अब वो 6ठी क्लास की बुक में है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं, और क्या है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब विशेष बात क्यों है, राजा को तलवार भाले बर्छी के साथ दिखाएंगे लेकिन वीणा बजा रहा है, संगीत प्रेमी है, तो एक विशेष बात हो जाती है। तो उसको रोक के या स्लो करके वीडियो देख लेना। चलिए, कौन से नाटक में एक गरीब मछुआरे, कौन से नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? इसका ठीक उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली बात किसकी रचना है जी? ये रचना है कालिदास की, कालिदास की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है? ये रचना है बाण भट्ट की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये रचना है, ये तो मेरे पास मूल किताब पड़ी है भाई, मुद्रा राक्षस संस्कृत में है। हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री से व्याख्याता हूं तो मैं बड़ा शौक से लाया, पता ही नहीं चला मुझे लिखा क्या है, पूरा संस्कृत में है और वो मुझे आपको पता ही आती है। मृच्छकटिकम, इसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ये रचना है जी शूद्रक की। बड़ा अपवाद है, मृच्छकटिकम अपने आप में अपवाद है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में या इस काल में जितने भी नाटक लिखे गए थे ना, गुप्त काल की बात करें तो उन नाटकों में जो नायक होता था वो राजा होता था। इसमें कोई सामान्य व्यक्ति जो है, मृच्छकटिकम में नाटक है, नाटक में सामान्य व्यक्ति। और ये थोड़ा सा दुखांत सॉरी, थोड़ा सा दुखांत है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना में क्या है? चारुदत्त नामक ब्राह्मण था। ये प्रश्न आ सकता है, 6ठी 7वीं में दिया हुआ है। चारुदत्त ब्राह्मण की प्रेम कहानी किसमें है? मृच्छकटिकम में। चारुदत्त ब्राह्मण जो है वो किसी से वो जो प्रेम करने लग जाता है बेचारा, भी फिर आपको पता ही है क्या हो जाता है प्रेम में ना, वो सब पता ही है आपको, तो वो उसकी प्रेम कहानी है। दुखांत नाटक है, बाद में शायद इसको गोली मार देंगे, फिल्मी सीन बना देंगे, चलो जो भी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। चलिए, अब इसकी व्याख्या अगर दी हुई है और गुरलाल सर ने अगर व्याख्या की है, ये सारी की सारी व्याख्या हमारे गुरलाल सर करते हैं भाई, तो गुरलाल सर की व्याख्या देखते हैं इसकी, गुरलाल सर ने क्या व्याख्या की है। अब प्रश्न था कि मछुआरे का, जो मछुआरे के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो जिक्र किसमें मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। सीन मैं आधे मिनट में आपको बता देता हूं। क्या हुआ, राजा, एक बार एक राजा था और उसकी, सुनते हैं, रानियां थी। एक रानी की बिंटी जो है वो पानी में गिर जाती है। पानी में आपको पता है क्या होती हैं? मछलियां, मछले भी होते हैं। तो मछलियां जो थी वो मछली के मुंह में चली जाती है उसकी बिंटी, ठीक है, रिंग उसकी चली जाती है। तो मछुआरा जो है वो मछलियों को लेके आता है, मछली को काटता है तो उसको बिंटी मिल जाती है। बिंटी मिल जाती है तो मछुआरा जो है, क्योंकि पूरे राज्य में बात फैल गई कि भी रानी की अंगूठी जो है चोरी हो गई है, तो वो अंगूठी लेके चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन दिया गया है और व्याख्या गुरलाल सर ने की, और बोल मैं रहा हूं, ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है तो उसको राज दरबार के जो कर्मचारी है वो रोक लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम चोर है, हम राजा को कहेंगे। वो थोड़ा शोर शराबा करता है, राजा को पता चल जाता है। राजा खुश होकर उसको इनाम देते हैं कि भाई तू ये जो है रिंग लेके आया है, ईमानदारी दिखाई है, उसको इनाम देते हैं, उसको पैसे देते हैं। तो बाद में वो जब बाहर निकलता है तो राज कर्मचारी कहते हैं वाह भाई, जैसे नॉर्मल बात, आज जा फिर पार्टी करना, उसको ले जाते हैं सीधा शराब खाने। फिर वो आपको पता ही है, शराब खाने में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं ना, मखाने का, पतासे का, वो फिर हो जाता है काम। चलो जी, अभिज्ञान शाकुंतलम में मछुआरे के साथ जो सीन हुआ, एक और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्रेम कहानी है दुष्यंत की, और उसकी प्रेमिका थी शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, सारी प्रेम कहानियां ही थी ये देखो, राजा दुष्यंत व रानी शकुंतला की प्रेम कहानी। मछुआरे के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसका जिक्र इसमें है। मछली अंगूठी खा गई थी, फिर भाई मछुआरा महल में चला गया था, ठीक है। नोट, गुप्तकालीन नाटकों में राजा व ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, अन्य लोग व महिलाएं वो क्या बोलती थी? प्राकृत भाषा। राजा व ब्राह्मण लोग थे, संस्कृत बोलते थे। कालिदास के मेघदूत में, लीजिए भाई क्लास बड़ी हो रही है, बस एक ही प्रश्न रह गया। ये सारी बात मैंने जो ली गई है, ये देखो कक्षा 6 अंतिम पाठ है, 120 नंबर पेज है, वहां से ली गई है। देखो सोर्स कहां से लाया हूं मैं, ऐसे नहीं, देखो मेहनती हो गया हूं मैं भी।
लीजिए, हाँ जी, कालिदास के मेघदूत। अब देखो मेघदूत आ सकता है, किसकी रचना है? कालिदास। में एक विरही प्रेमी द्वारा बरसात के बादल को संदेश, बादलों को संदेश भेज रहा है, मारी बे बैठा है मन, थोड़ा संदेश दियो भाई, बादल बेला बैठे है, बरसात के बादल को संदेश वाक बनाने की कल्पना की गई है। मतलब बदल वेले बैठे हैं, कहता थोड़ा जाओ क्यों मरा जाओ। चलो जी, हर्षचरित। अब ये देखो, देखने में ना आपको आसान लगेगी बात, मैंने लिखा हर्षचित्र, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया संस्कृत। और यही अगर प्रश्न आपको पेपर में दे दिया जाए ना, हर्षचरित किस भाषा में रचित है? पहला ऑप्शन प्राकृत, दूसरा ऑप्शन पाली दे दे, तीसरा ऑप्शन कोई और दे दे साउथ वाली लैंग्वेज, और एक संस्कृत दे दे, तभी हमें करना थोड़ा मुश्किल लग जाता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, कोई भी ग्रंथ हो, जातक कथाएं पाली भाषा में, सुत्त पिटक और वो किसमें? वो पाली भाषा में है। हर्षचरित किसमें है? संस्कृत भाषा में है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिए? प्राकृत भाषा में दिए। बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित, हर्ष की जीवनी है। हर्ष कौन है? कनौज का राजा। इसके अलावा हर्ष कहां का राजा था? थानेश्वर का। चलिए जी, मृच्छकटिकम, इसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। रचना किसने की? शूद्रक ने। कहानी किसकी है? चारुदत्त। पूछा जा सकता है मृच्छकटिकम का नायक कौन है? ऑप्शन ए दुष्यंत, बी चारुदत्त, सी संतवीर सिंह, डी कालिदास। कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, 13 और अंतिम नंबर प्रश्न। भीतर गया, वो प्रश्न भी भीतर गया भाई। प्रश्न कहता है भीतरगांव का मंदिर। बस जितने प्रश्न थे सभी के मुझे वर्तमान की एनसीईआरटी से सोर्स मिल गया, पर भीतरगांव जो है ना, देखो दशावतार मंदिर जरूर एनसीईआरटी में दिया है। भीतरगांव जो पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली 12वीं किताब लगती थी, उसमें मेरे को इसका उत्तर मिला। तो हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में देखा हो तो एनसीईआरटी में ना मिला हो, लेकिन ये मैं बता देता हूं। बस उत्तर तो भीतरगांव भीतर ही है। किसके भीतर है? ये है उत्तर प्रदेश के। कहां पर? कानपुर में है। इसकी स्पेशलिटी क्या? अच्छा, एक प्रश्न और रहा है भाई। एक क्यों भाई? 3 प्रश्न रहे हैं, 3 प्रश्न रहे। भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी में, स्पेशलिटी ईंटों का बना मंदिर है, ईंटों का बना मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न स्पीडली। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता था? वल्लभ धर्म, कृष्ण धर्म, गुरु संदेश, भगवती धर्म। सीधा सही। अब मैं आपको थोड़ा सा शंकर देव के बारे में बता देता हूं भाई। 12वीं क्लास एनसीईआरटी। शंकर देव का संबंध कहां से है? असम से है। कौन सी भक्ति परंपरा थी? विष्णु या आप कह दो कृष्ण। तो वैष्णव परंपरा कह दो भगवती धर्म कहते हैं। शंकर देव ने कीर्तन व संगीत की बात की थी, कीर्तन व संगीत की। इन्होंने अपने मठ स्थापित किए थे, इन्होंने अपने मठ स्थापित किए थे और उनको नाम दिया गया था नामघर। नामघर नामक मठ किन्होंने स्थापित? शंकर देव ने। शंकर देव ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था, ग्रंथ का नाम है जी कीर्तन घोष। शंकर देव ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है कीर्तन घोष। ये जो इस तरह से अपने प्रकाश सर जो है ना, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो ऐसे बड़ा स्पीडली उनके तथ्य याद हैं, बड़ी स्पीड से पढ़ाते हैं। आज पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गई। बड़े विद्वान हैं आजकल तो, जयपुर उदयपुर पढ़ा रहे हैं अभी वो। चलिए 15 नंबर प्रश्न, ये जो व्याख्या सीधी हुई है, भगवती धर्म शंकर देव 15वीं सदी असम में हुए हैं, वैष्णव धर्म के प्रचारक हैं। उनके उपदेश जो है, उनके उपदेशों को क्या कहते थे हम? भगवती धर्म कहा जाता था। और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार हेतु उन्होंने जो मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना घर स्थापित किए थे। तो नामघर, तो ये प्रश्न आया था कि किस जो है शंकर देव के जो प्रार्थना घर थे उनको क्या कहा जाता था, या नामघर नामक प्रार्थना घर किसने स्थापित किए थे? तो ये शंकर देव। शंकर देव जी कहाँ से हुए हैं? कर्नाटक, असम से हुए हैं। कर्नाटक में अच्छे से जो 12वीं की अगर एनसीईआरटी पढ़ो, तो अगर आप मुझे कहोगे कि सर इनके वस्तुनिष्ठ आप व्याख्या सहित करवा दो, तो करवा दूंगा रीड से पहले अच्छे से। तो बासवन्ना लिंगायत संप्रदाय हुआ है कर्नाटक में, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप भाई। मुगल काल में खुद काश्त और पाई काश्त, वाह भाई वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट। राजस्व के प्रकार नहीं भी, फसलों के प्रकार नहीं भी, प्रशासन के प्रकार नहीं भी, किसानों के प्रकार। मुगल काल में किसान 3 प्रकार के बताए गए हैं।
पहला खुद कास्ट, जिनकी जमीन जो है वो कैसी होती थी, जमीन होती थी खुद की, स्वयं की जमीन पर खेती करते हैं, वो खुद कास्ट। थोड़ा सा स्पीडली पढ़ दूं, वीडियो लंबी हो रही है। और पाही कास्ट, पाही कास्ट जो है जिनकी जमीन स्वयं की नहीं है, दूसरी जगह जाकर खेती करने वाले, दूसरी जगह जाकर खेती करने वाले, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पाही कास्ट। और तीसरे टाइप के जो किसान थे उनको कहते थे मुजारियन, मुजारियन। तीसरे टाइप के जो किसान थे उनको कहा जाता मुजारियन। सर कितनी बड़ी होगी वीडियो? मुजारियन, बस 3 प्रश्न रहे हैं। मुजारियन कहा जाता था उनको। और ये मुजारियन कौन थे? जो आप ये मान लो जैसे अपने मजदूरी पे जिसको काम पे रखते हैं, मुजारियन मजदूरी वाले, जो मजदूरी के रूप में जो खेती में काम करते थे, वो किसान। अब देखो व्याख्या, राजस्व के प्रकार क्या क्या थे, फसलों के प्रकार क्या क्या थे, ये सब भाई हमने ये यहां पर, मैं स्पीडली इसको पढ़ देता हूं भाई। किसानों के प्रकार कितने बताए गए हैं एनसीईआरटी 12th क्लास के अनुसार 3। खुद कास्ट जहां रहते हैं ये मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस तरह से ये ले सकते हैं आप, वैसे आपको इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। पाई कास्ट, मुजारियन का जिक्र हो गया। राजस्व के प्रकार, खालसा, जागीर, इनाम, ये आप मत करना, ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं मिलता। ऑप्शन था तो मैंने ऑप्शन की व्याख्या करनी थी। फसलों के प्रकार लीजिए जी, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। फसलों को जो है ना जिनसे कामिल कहते थे, कुछ नगदी फसलें होती थी उनका जिक्र आता है। जो नगदी फसलें थी उनको कहते थे जिनसे कामिल। जिन फसलों से राज्य को अत्यधिक कर मिलता था उन फसलों को कहते थे जिनसे कामिल। नगदी फसलें, करों की अदायगी इनकी नगद ली जा सकती थी। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि नगदी फसलों में कौन सी शामिल थी, तो गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, दलहन, ये सारी नगदी फसलें थी। फिर प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न था प्रशासन के प्रकार, प्रशासन के प्रकार। तो मुगल काल में भाई जो प्रशासन था, मुगल काल का प्रशासन मैं आपको लिख देता हूं। ऊपर ही ऊपर केंद्र है, केंद्र के बाद प्रांत होता था, प्रांत को सूबा भी कहते थे और इसके मुखिया को सूबेदार भी कहते थे। प्रांत के बाद सरकार होती थी, सरकार मतलब आज का जिला, जिला हमारा नूपगढ़ हो गया, पहले गंगानगर हुआ करता था। सरकार के बाद परगना होता था, परगना मतलब उप जिला, उप जिला, और परगना के बाद ग्राम हुआ करता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको एनसीईआरटी 12th क्लास के अनुसार मुकद्दम कहा जाता था। परगना देखो, केंद्र, प्रांत, सरकार, परगना और ग्राम। जिला आज का उसको सरकार कहते थे। ठीक है, अब इसकी मैंने जो थोड़ी सी व्याख्या की है उसको आप देख सकते हैं यहां पर। केंद्र में जो मुख्य अधिकारी होते थे, सीधा सीधा लिखा हुआ है, मुगल काल में जो सर्वोच्च वेतनदाता था, द्रय नहीं है ये, वेतनदाता, वेतन देने वाला, उसको क्या कहते थे, मीर बख्शी। हालांकि ये सर्वोच्च सेनापति राजा था, लेकिन सैनिकों को रखना, उनकी नियुक्ति करना, पदोन्नति करना, ये सारे सेना के बारे में जितने काम थे ये सारे के सारे कौन करता था, ये करता था मीर बख्शी। दूसरा अधिकारी था दीवाने आला, आय का व्यय, आय व्यय का ब्यौरा रखता था, इसको आप क्या कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं दीवाने आला को। सदर उस सुदूर, अनुदान विभाग का मंत्री, स्थानीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था सदर उस सुदूर। तो केंद्र में 3 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, मीर बख्शी, दीवाने आला, सदर उस सुदूर। मीर बख्शी, दीवाने आला, सदर उस सुदूर। फिर बात आ जाती है प्रांतीय प्रशासन। अब आईने अकबरी में कुल कितने तरह के प्रांतों का जिक्र आया है? अकबर के समय आईने अकबरी कहती है कि 12 प्रांत थे और प्रांत के मुखिया को सूबेदार कहते हैं। प्रांत में भी दीवान, बख्शी और सदर अधिकारी हुआ करते थे। तीसरे नंबर की जो इकाई थी वो सरकार या जिला, जिले के मुखिया को कहते थे फौजदार। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सूबे का तो पता चल जाता है सूबेदार। सरकार के मुखिया को कहा जाता था, मुगल काल में सरकार के मुखिया को कहा जाता था ए प्रांतपति, गवर्नर, सूबेदार, या वो कह देगा फौजदार, या वो कह देगा सम्राट, कुछ भी कह सकता है ना, सरकार के मुखिया को।
फौजदार। सरकार के बाद परगना है, परगने को उप जिला कहते थे। यह पूछा जा सकता है कानून गो चौधरी काजी का संबंध मुगल काल में किस इकाई से था? ए परगना, बी सरकार, सी सूबा या प्रांत, और डी में वो देके और ई में 5 नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना कानून गो चौधरी ये सारे के सारे कहाँ थे? परगना में हुआ करते थे। और नीचे की इकाई जो था वो था ग्राम। ग्राम में जो मुखिया होता था उसको चौधरी या मुकद्दम कहते थे। लो भाई, छोटे से फैक्ट है, स्पीडली इसको पढ़ देता हूं। अकबर के काल में विद्वान जो चंद्रभान नामक एक विद्वान हुआ था, चंद्रभान नामक ब्राह्मण जो था उसने एक पुस्तक लिखी थी 4 चमन। तो उसमें सरकारी अधिकारियों का जो है जिक्र किया गया है। अब ये बात आती है कि सरकारी अधिकारियों को 2 तरह के ओहदे दिए जाते थे। हालांकि ये यहां पर वो लाइन नहीं आई। चंद्रभान नामक जो ब्राह्मण था उसने 4 चमन बुक लिखी है ना, उसमें अभिजात वर्ग अमीर लोगों का जो है जिक्र किया गया था। और कोई भी अधिकारी बनने के लिए, राजा के अधिकारी के रूप में पोस्टिंग लेनी है, तो वो जो है अमीर लोग थे उनके पास सिफारिश लेके जाता था। तो 2 तरह के ओहदे हुआ करते थे, एक था जात और दूसरा क्या था? दूसरा था सवार। जात और सवार। प्रश्न क्या आएगा? जात से किस चीज का पता चलता था? पद व वेतन का। जो गोल गोल सर्कल करूं उसको पढ़ना है। पद व वेतन का, कि उसकी कितनी औकात है, आपको सीधे शब्दों में कहूं, ठीक है, वो उसकी जात के जातियों है। आप जात देगे औकात को उठा लगे भी, जात का तो पूछ दिया है के जातियों है। तो जात से पता चलता था पद व वेतन का, और सवार से तय होता था कि वो कितने घुड़सवार रखेंगे। मुगल काल में जो अधिकारी हुआ करते थे, पोस्टिंग जिनकी हो गई, भाई कर्मचारी है। आज मान लो स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या है? एक पोस्ट है। तो मुगल काल में एक पोस्ट का नाम हुआ करता था मनसबदार। ठीक है, मनसबदार क्या है? एक पद है। अब मनसबदार के पास 2 ओहदे हुआ करते थे, जात और सवार। उसको कितना वेतन और दरबार में आगे बैठेगा पीछे बैठेगा, इसका पद वगैरह वो तय होता था जात से उसकी। और जो सवार, उसने घोड़े कितने रखने हैं, घुड़सवार कितने रखे, वो सवार से तय होता था। तो मनसबदार मुगल काल में अधिकारी को कहते थे, एक पद था। 1000 या उससे ऊपर अगर किसी की जात है, वो अगर जो मनसबदार हुआ करता था उसको उमरा कहा जाता था। उमरा क्या है? 1000 जात से ऊपर वाला जो अधिकारी होता था उसको उमरा कहते थे। मनसबदार तो जात फिक्स की होती थी भाई, 2 जात या 5 या 10 या 20 50 जात का मतलब है उसको वेतन कितना मिलना है। 1000 वेतन मिल गया ना किसी को, 1000 से ऊपर वेतन है, उसको उमरा कहते थे। जागीरदार, देखो मनसबदार पद धारण करने वाला अधिकारी है, एक पद है, जबकि जागीरदार जो है जागीरदार एक व्यक्ति है जिसको भूमि दी जाती थी। अब एक बात का ध्यान रखना आप, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार हुआ करता था। नए बच्चों को तो बड़ी ये टफ सी बातें लगेंगी, क्या चल रही है। पेपर जो है ना उसका प्रिंट निकाल के रख लेना सामने, पुरानों का पता चल जाएगा मनसबदार जागीरदार। इसमें प्रश्न आ गया ना तो दिक्कत आएगी आपको। ध्यान रखना कि प्रत्येक जागीरदार मनसबदार हो सकता है, लेकिन हर मनसबदार जागीरदार नहीं हो सकता। मैं इस बात को क्लियर करता हूं। मुगल काल में किसी को अधिकारी रख लिया किसी पद पर, ठीक है, उस अधिकारी को हम कहेंगे मनसबदार। अब अगर उसको वेतन दिया नगद, वेतन नगद मिल गया तो वो जागीरदार नहीं है, वो जागीरदार नहीं है। और अगर उसको कह दिया भी तेरे को इतना काम करना है, उसके बदले में तनख्वाह नहीं है, आपको उस जगह की एक जागीर दे दी जाती है। उस जागीर से आप क्या टैक्स वसूल के लाना, अपनी तनख्वाह जो है आपकी बनती उसको काट लेना, तो वो क्या हो गया वहां का जागीरदार। नगद वेतन दे दिया तो वो जागीरदार नहीं है।
तो देखो कुछ मनसबदारों को तो जागीरें मिला करती थी और कुछ को नगद वेतन मिलता था। तो देखो प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था। मनसबदार तो है ही, या तो देखो दो ही काम हो सकते हैं, या तो नगद वेतन मिलेगा या उसको जागीर मिलेगी। जागीर मिल गई तो उसको जागीरदार कह दिया। तो जिस मनसबदार को जागीरदार मिल गई तो वो जागीरदार और मनसबदार दोनों ही हो गया। अगर उसको उस अधिकारी को नगद पैसे दे दिए तो वो जागीर उसको मिली नहीं, तो वो जागीरदार कैसे हो जाएगा। तो ये देखो प्रत्येक जागीरदार मनसबदार है, लेकिन प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं, क्योंकि मनसबदार को जागीर मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो चाहे जागीरदार है चाहे मनसबदार है तो अधिकारी। जागीर मिल गई तो वो जागीरदार भी हो गया, नहीं मिली तो वो नगद वेतनदाता हो जाएगा। मनसबदार, अब देखो जो है ये 7वीं क्लास की बुक का ये सीन है। मनसबदार इक्तादारों की तरह भूमि में नहीं रहते थे। सत्य असत्य वाली लाइनों में आपको खराब किया जा सकता है, यहां एक टफ प्रश्न बन सकता है। इक्तादार दिल्ली सल्तनत के समय हुआ करते थे। नगद वेतन ना देकर इल्तुतमिश ने, ई से इल्तु ई से इक्ता, इल्तुतमिश ने कहा अधिकारियों को नगद वेतन नहीं देना, उसके बदले में उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दो जिससे वो गुजारा कर सकें। जैसे मंदिरों को जागीरें जो है जमीन दी जाती है, गुरुद्वारों के नाम भी जमीनें हैं, तो वो जो भी आपने पुजारी रखना है उसके वेतन के लिए। तो मनसबदार इक्तादारों की तरह, इक्तादार जो होते थे दिल्ली सल्तनत के समय वो उसी भूमि में रहते थे, लेकिन जागीरदार जो है वो अपने शहरों में रहते थे। 12th क्लास की बुक में ये दिया हुआ है कि जागीरदार खुद नहीं जाता था क्या लेने के लिए, टैक्स वगैरह वसूल करने के लिए, वो अपने मजदूर को, आगे किसी बंदे को भेजता था और उसका नाम हुआ करता था अमला। मेरे याद आ गया अमला, अमल तो सुना ही है, अमल का पति है अमला। अमला जाया करता था। अक्सर मनसबदार को वैसी जागीर दी जाती थी। 12th क्लास में बड़ा शानदार एक प्रश्न बनता है। अब देखो मनसबदार को कह दिया भी आपको तनख्वाह मिलेगी 2000 रुपए। 2000 रुपए तो नहीं है, आप क्या करो उस जागीर में जाओ, वहां से जितना टैक्स जितना पैसा आएगा आप अपना काट लेना, ठीक है, अपना गुजारा करो। 2000 तनख्वाह है, लेकिन उसको जागीर ऐसी दी जाती जहां से आमदनी 1000 रुपए की होती। तो दिक्कतें होने लगी। मनसबदार जो थे वो तो बढ़ने लगे, जागीरें धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जागीरें तो बढ़ गई, मनसबदार कर्मचारियों की और जरूरत पड़ जाती है। तो प्रश्न आएगा कि जागीरदारी संकट किस मुगल बादशाह के समय आया था? औरंगजेब के समय। अधिकारी तो बहुत सारे हो गए लेकिन जागीरें देने के लिए नहीं थी, तो जागीरदारी संकट आया था। अमीन क्या था मुगल काल में? राजकीय कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखने वाला जो अधिकारी होता था उसको अमीन कहते थे। जागीरदारी संकट किसके समय आया? औरंगजेब के समय आया। ये भाई 12वीं क्लास के प्रश्न हैं, बड़े शानदार। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी क्या है? तो ये पुस्तक के भाग हैं। देखो इसने आबादी लगा के जनसंख्या के भाग, इसने कहा स्टूडेंट को चलो कंफ्यूज करेंगे, तो ये पुस्तक के भाग है। पुस्तक कौन सी? देखो 12th क्लास में ये दिया हुआ है। एक बुक का नाम है अकबरनामा। ये वो प्रकाश जी का जिनका जिक्र कर रहा था, वो आरएस मेंस में गए थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तैयारी के। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था प्रश्न कि अकबरनामा व आईने अकबरी में क्या अंतर है। देखो एक बुक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास के तथ्य हैं, आपके काम के हैं। 3 भाग हैं अकबरनामा के। तो तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग का नाम क्या है? तीसरे भाग का नाम है जी आईने अकबरी। तीसरे भाग का नाम क्या है? आईने अकबरी। लीजिए जी, ठीक है, तीसरे भाग का। तो आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है। 1589 में अबुल फजल ने इसको लिखना शुरू किया था। हाँ, राइटर का नाम लिख देता हूं मैं, अबुल फजल। 1589 में इसको लिखना शुरू किया था और 1589 से लेकर 1601 तक, 1602 में तो अबुल फजल की हत्या ही करवा दी थी जहांगीर ने। तो 1589 से 1601 तक अकबरनामा पूरी हुई। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी के बाद में आगे
5 बाग हैं। आईने अकबरी के कितने बाग हैं? 5। ठीक है, अकबरनामा के 3, आईने अकबरी के 5 बाग हैं। 5 बाग में से एक का नाम मंजिल आबादी, एक का नाम सिपह आबादी और एक का नाम मुल्क आबादी। एनसीईआरटी 12th क्लास में दिया हुआ है। चौथे और 5वें बाग का कोई नाम नहीं मिलता, 3 के नाम उसने दिए, इसने सीधी लाइन उठा के दे दिया। तो ये आईने अकबरी के जो किताब के जो भाग हैं, ये मैंने प्रश्न दे दिया, यहां व्याख्या दे दी है, आप इसको पढ़ लेना। पीडीएफ डाल देंगे आपको। जो टेलीग्राम चैनल है अपना, संतवीर सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी जो है पीडीएफ डल जाएगी। अकबरनामा की जिल्द जो है प्रथम 2 में मैंने शॉर्ट में लिखा है, सीधी अगर ये पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, कहीं कलाकारी कर लो वाले वहां तो मिल ही जाएगा। आप इतने का तो मत्था मारना, घंटे की वीडियो होगी, एडी लंबी होगी, तो ये समझ नहीं आएगा। अकबरनामा कितनी जिल्दें हैं? 3 जिल्द है। जिल्द शब्द आएगा, प्रथम 2 में इतिहास है और तीसरे का नाम आईने अकबरी है। 13 वर्षों में अकबरनामा को पूरा किया गया। कितने वर्ष लगे? 13 वर्ष लगे। 1589 से 98, 1601। ठीक है, 98 में क्या हुआ था मैं बताता हूं। 1589 से 1601 तक, 98 तक कितने साल हो गए भाई? यहां तक तो नहीं 13 हुए, यहां तक 13 हो गए। तो 98 में क्या हुआ था? 98 में आईने अकबरी, मतलब जो तीसरा भाग है उसको पहले पूरा कर लिया गया था। तो आईने अकबरी 1598 में संपूर्ण हुई है, जिसके क्या है 5 भाग हैं। भाग के लिए शब्द आएगा। आईने अकबरी के कितने दफ्तर हैं? 5। अकबरनामा की कितनी जिल्द है? 3 भाग है। ध्यान रखना, आईने अकबरी के 5 है, अकबरनामा के 3 है। तो अकबरनामा का भाग आईने अकबरी है। पहले 3 भाग में प्रशासन का जानकारी मिलती है। मंजिल आबादी में क्या है? शाही घर परिवार व उसके रखरखाव की जानकारी। सिपह आबादी में क्या है? सैनिक व नागरिक प्रशासन। मुल्क आबादी में क्या है? साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू का जिक्र किया गया। तो देखो, सै से सिपह, सै से सैनिक, पता ही चल रहा है। मंजिल क्या है? आदमी की मंजिल क्या है? घर परिवार, बस और कुछ नहीं है। सारी उम्र उसमें ही फंसा रहता है। तो मंजिल में क्या है? घर परिवार की बात है। और मुल्क आबादी में क्या है? मुल्क किसको कहते हैं? साम्राज्य को, राज्य को, देश को। बस नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। 12 प्रांतों का ब्यौरा दिया गया है। बार बार बात आएगी, अबुल फजल ने 12 प्रांतों का ब्यौरा दिया है। बस ये चौथे 5वें भाग में धर्म साहित्य, ये बात जरूर आप अच्छे से देख लेना कि जो है आईने अकबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? पहले तो किया ब्लॉकमैन ने और बाद में किया एच.एस. जैरेट ने। ये नाम याद रख लेना। पीडीएफ संतवीर सर जो है टेलीग्राम चैनल, उस पर मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको दे दी जाएगी। ब्लॉकमैन और जैरेट ने आईने अकबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा जी, इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न आ गया शायद। स्त्री पुरुष तुलना जो है, स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब किसने लिखी है? 10th क्लास की बुक में इसका वर्णन मिलता है। 8th क्लास में भी इसका वर्णन मिलता है। अब देखो मजे की बात, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक से देखोगे पता नहीं चलेगा। 10th क्लास की बुक में पाठ का नाम है मुद्रण एवं संस्कृति। अब इस पाठ को तो आप छोड़ दोगे ये सोच के कि मुद्रण संस्कृति ये तो सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन है, मुगल काल है या गुप्त काल है, मौर्य काल है, सिंधु है, वैदिक है, जैन बौद्ध है, महाजनपद है। मुद्रण और संस्कृति पाठ में है। लो देख लो, कैसे पता चलेगा? तो ये अगर मेहनत नहीं करनी आप चाहते मैं करवाऊं तो मुझे बता देना, करवा दूंगा। चलो, तीसरी पुरुष तुलना जो है ताराबाई शिंदे की है, ज्यादा इस पे अपने बात नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या दी हुई है, आप थोड़ी सी पढ़ लेना। ये देखो 10th क्लास और 12th क्लास, 10th और 8th क्लास की 102 नंबर पेज में ताराबाई शिंदे कौन थी? पूना की रहने वाली थी। इसने पूना में विधवा आश्रम, विधवा गृह जो स्थापित किए थे। पंडिता रमाबाई की बात आती है, सॉरी, ताराबाई शिंदे ने पूना की रहने वाली है, स्त्री पुरुष तुलना बुक लिखी है। पूना में जो विधवा गृह है वो पंडिता रमाबाई ने, पंडित रमाबाई महाराष्ट्र किया, उन्होंने स्थापित किया है। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। मैं नहीं कह रहा, ये बात पंडिता रमाबाई ने कही है। कहीं इतनी सी बात काट के और वायरल कर दो, गरीब आदमी मारा जाएगा। ठीक है, उच्च जाति
कि हिंदू महिलाएं जो है उनके बारे में इन्होंने बुक लिखी है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। देखो स्त्री पुरुष तुलना पूछ ली ताराबाई शिंदे, हो सकता है इस बार पूछ ले द हिंदू कास्ट जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसकी बुक है? उच्च जाति हिंदू महिला, पंडिता रमाबाई की है, ये भी महाराष्ट्र से है। रस सुंदरी देवी, ये 8th क्लास की बुक में है, ये तथ्य है जो 10वीं की बुक में है। तो रस सुंदरी देवी की बात देखो आप, रात में दिए की टिमटिमाती लो में पढ़ा करती थी, दिया जगा के, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रस सुंदरी देवी ने छुप छुप के पढ़ के अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था आमार जीवन। आमार जीवन नामक आत्मकथा 1876 में प्रकाशित होती है, बंगाली भाषा में छपी। यह संपूर्ण पहली आत्मकथा थी बंगाला भाषा में छपने वाली। आमार जीवन बांग्ला भाषा में छपी, किसकी है? रस सुंदरी देवी की। ये 8th क्लास में तथ्य है मुद्रण संस्कृति वाले एक पाठ में, और मुद्रण संस्कृति 10th क्लास का पाठ है, उसमें भी रस सुंदरी देवी का जिक्र मिलता है कि पूर्वी बंगाल के एक रूढ़िवादी, कट्टर था ये, कहर नहीं, कट्टर रूढ़िवादी परिवार में विवाहित रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप के पढ़कर फिर अपनी किताब, छिप छिप के रोया करते थे ना, तो ये छिप छिप के पढ़ा करती थी, रोया नहीं करती थी भाई, ठीक है। 8th क्लास में एक तथ्य मिलता है ज्योतिराव फुले के बारे में। महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा हेतु इन्होंने स्कूल खोले थे और अछूतों और गुलामों को समर्पित, अमेरिका में जो गुलाम हुए थे उनको समर्पित इन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, और सत्यशोधक नामक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और एक बात आ जाती है, काश्तकार की चाबुक। काश्तकार की चाबुक जो है ये किसकी पुस्तक है? ये है ज्योतिराव फुले की। निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता इनको कहा जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। चलिए जी, वीडियो बड़ी हो गई है, मेरे को इशारा मिल गया खत्म करने का। तो लास्ट प्रश्न आ गया, महाराष्ट्र के 17 में समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई थी। ये 8th क्लास और 12th क्लास की बुक का NCERT का तथ्य है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको ये फैक्ट जो है आपको ये सार करवा दूं तो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट तो आप करते ही रहते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।